आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम चैप्टर 1 कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी का चैप्टर पढ़ेंगे, जो क्लास 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कवि परिचय पहले जान लेते हैं। कवि हमारे हैं मलिक मोहम्मद जायसी और ये पार्ट 1 उनका है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का, जिन्होंने कड़वक के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया है। तो पहले कड़वक को पढ़ने से पहले हम कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनका जन्म पता नहीं है, लेकिन अनुमान रूप से 1492 ईस्वी बताया गया है। तो अनुमानतः 1492 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। फिर निधन की बात है, तो निधन जो है 1548 में हुआ था। ये भी बात जो है अनुमानतः है, यानी अनुमान रूप से लगाया गया कि 1548 में उनका निधन हुआ होगा। निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में ये जो जायस है कब्र अमेठी, वहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। ये स्थान है जन्म स्थान। इनके पिता का नाम था, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, जिन्हें मलिक राजे अशरफ भी कहते हैं। इनके गुरु जो थे वो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। इनकी वृत्ति क्या थी? तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में, बचपन में ही अनाथ हो गए थे और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीत गया। यानी ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो फकीरी जीवन में फकीरी में रहते थे। यानी कहने का मतलब है कि वो बचपन से ही अनाथ थे और साधुओं के फकीरों के साथ रहते थे भटकते हुए, और उन्हीं के साथ फकीरों साधुओं के साथ भटकते हुए उनका जीवन बीत गया। उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। तो वे जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, वो चेचक के कारण रूपहीन हो चुके थे और बाईं आँख और कान से वंचित थे। यानी चेचक के कारण उनका जो रूप था वो खराब हो चुका था और उनकी बाईं आँख और बाईं कान जो है वो भी खराब हो चुके थे। यानी उन्हें बाईं आँख से नहीं दिखाई देता था और कान से भी नहीं सुनाई देता था, बाईं कान से। तो इसीलिए पहले जो ये चेचक बीमारी थी बहुत ही खतरनाक होती थी। इसमें व्यक्ति अंधे भी हो जाते थे और बहरे भी हो जाते थे। आज तो टीकाकरण का प्रचलन चल रहा है, जिस कारण ये बीमारी जो है थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन पहले बहुत ये घातक बीमारी सिद्ध होती थी। तो चेचक के कारण ही मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो रूपहीन हो चुके थे और उनकी बाईं आँख और कान खराब हो चुके थे। ये मृदुभाषी थे, मनस्वी थे और स्वभावतः संत थे। यानी वो मीठा बोलते थे और संत स्वभाव के थे। इनकी कृतियाँ जान लेते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, महरी बाईसी, मसला या मसलानामा, खंडित प्रति प्राप्त। यानी यहाँ इस लाइन से जो उनकी कृतियों से क्वेश्चन आते हैं कि पद्मावत किनकी रचना है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी की। यदि आप इस मेरी कहे गए बातों को अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे वीवीआई इनकी रचना है कि पद्मावत किनकी रचना है। पद्मावत को जो है जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पद्मावत को इस चैप्टर से जरूर पूछा जाता है कि पद्मावत किनकी रचना है। साथ ही में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। एक और बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं
वो हमारे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो चलिए अब हम करवक स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। क्या लिखा हुआ है? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। तो इसका अर्थ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। यानी ये जो लाइन लिखा हुआ है वो पद्मावत के अंश है, जो कि महाभारत से है संबंधित, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन, एक आँख के होते हुए भी जायसी गुणी यानी गुणवान है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है मोहित हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो भी उनकी कविताओं को, उनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भले ही एक आँख उनकी खराब हो चुकी है चेचक के कारण, लेकिन वो फिर भी उनके गुण से जो है लोग उनके काव्य को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनके गुण के कारण। दूसरा है चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा, जग सूझा एकई नैनाहा, उवा सुख अस नखतन माहा। तो इसका अर्थ है प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। यानी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जैसे चंद्रमा में दाग है, उस प्रकार मुझ में भी एक दाग है कि मेरी एक आँख नहीं है, लेकिन एक आँख न होने के बावजूद भी मैं अपने बचे हुए एक आँख से भी इस पूरी दुनिया को भली भांति समझ चुका हूँ। तो इसीलिए भगवान ने मुझे चंद्रमा की तरह इस पृथ्वी पर उतारा है। तीसरा है जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध वसाई न सोई। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि आम में सुगंध तभी आती है जब उसमें नुकीलापन आ जाता है, यानी मंजरी निकलने लगती है। तो ये जो नुकीली डाब होती है, ये अगर आम में नहीं आएगी तो उसमें भी सुगंध नहीं आएगी। चौथा है किन्न समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयु असूझ अपारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए वह असूझ और अपार है। यानी इस पंक्तियों से कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र का पानी जो है खारा है और इसीलिए वह असूझ और अपार है। नेक्स्ट है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। यानी कवि कहते हैं कि सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं करने से पहले वो सोने का नहीं हुआ था।
जब उसे त्रिशूल से नष्ट किया गया तब तक वो सोने का हुआ, नहीं तो तब तक वो सोने का नहीं था। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया यानी सोना गलाने वाला पात्र बर्तन में सोना को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु जो है वो सोना नहीं होती। यानी इसमें कवि कहते हैं कि सोना भी बनाने के लिए उसे घड़िया में जलाया जाता है, गलाया जाता है। तो सोना को गलाने वाला जो पात्र होता है घड़िया, उसमें जब तक सोना को गलाया नहीं जाता है तब तक वह कच्ची धातु जो होती है वो सोना पूरी तरह से नहीं हो पाती है। उसके बाद है एक नैन जस दर्पण आओ, तेहि निर्मल भाव। सब रूपवंत गही मुख, जो वही कई चाऊ। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। यानी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रूप से बड़ा भी गुण होता है। आज कवि की आँखों में चेचक के कारण एक आँख और एक कान खराब हो जाने के बाद भी उनके गुण के कारण लोग, बड़े बड़े लोग उनके पाँव पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनकी मुख की तरफ ताका करते हैं। तो हमें भी रूप पर ध्यान न देते हुए हमें भी कुछ अच्छे काम करने चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति हमसे हमारे चेहरे से नहीं बल्कि हमारे गुण से प्रेम करे और हमारे गुण से हमारी दोस्ती हो, ना कि रूप देखकर दोस्ती किया जाए। तो इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है कि कवि जो है अपने गुण से बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनके सामने झुक जाते हैं। तो इससे पता ही चल जाता है कि रूप बड़ा है या गुण बड़ा है। नेक्स्ट है दूसरा पैराग्राफ है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोरी लाई रकत कैलेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं मैंने यानी मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैंने जो है यह काव्य रचकर सुनाया है और इन काव्य को अपने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ शुबा अशि बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जय किन्न बखानु। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब न वह रतन सेन है
न वह रूपवती पद्मावती, न वह बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। तो इन पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद उसका गुण ही, उसका कर्म ही इस धरती पर रह जाता है। तो कवि कहते हैं कि मैंने अपने काव्य को इसीलिए रचा है ताकि मेरे इस दुनिया में न रहने के बाद मेरे काव्य से ही लोग मुझे याद करें। जैसे आज वह रूपवती पद्मावती नहीं है, लेकिन उनकी जो कहानी है वो यश के रूप में उनकी कहानी जो है रह गई है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में उसी तरह रह जाती है जिस तरह पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसकी सुगंध रह जाती है। यानी कवि कहते हैं कि भले ही फूल मुरझा जाता है, लेकिन उसकी सुगंध जो है वो रह जाती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका कर्म ही इस दुनिया में उसके यश के रूप में रह जाता है। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल। जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल। जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो भी मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो कवि को दो शब्दों में याद रखेगा। और कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति का यश होता है उस यश को ना ही बेचा जाता है और ना ही किसी व्यक्ति के यश को खरीदा जाता है।